Hello everyone, good afternoon. This is Rajesh Kumar Ravi and welcome to our Domain Academy. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में, है ना, जिसको कहते हैं भारतीय पूंजी बाजार। इसी के अंतर्गत आता है हमारा फिनेंशियल मार्केट। सबसे पहले देखते हैं कि फिनेंशियल मार्केट आखिर होता क्या है ना, इसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फिनेंशियल मार्केट होता क्या है ना। तो कहते हैं इसको क्या कि वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय परिस्थितियों का सृजन तथा हस्तांतरण का अवसर प्रदान करती है। वित्तीय बाजार एक संस्था है या व्यवस्था का संगठन होता है जिसके अंतर्गत वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और वित्तीय सेवाओं का क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराती है ना। तो वित्तीय बाजार का कार्य करने वाले दलाल, वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, पारस्परिक कोष, कटौती गृह स्वीकृति अथवा केंद्रीय बैंक आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार में विभिन्न प्रकार के जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जितने प्रकार का लेन देन होता है, वो सभी हम लोग किसके अंदर करते हैं, तो फिनेंशियल मार्केट के अंतर्गत में करते हैं ना। फिनेंशियल मार्केट को हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं क्या, वित्तीय बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार, जहाँ पे मुद्रा का लेन देन नहीं होता है, मुद्रा के जैसा मतलब जो भी प्रतिभूति होता है उसका क्रय विक्रय किया जाता है फिनेंशियल मार्केट में ना। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या क्या थे, तो वो प्रतिभूति का जो भी लेन देन होता है, व्यापारिक संस्था था, गृह स्वीकृति के लिए जो भी आते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं इसमें। वित्तीय संस्था प्रणाली एक ऐसा संगठक है जो वित्तीय उत्पादों का विनिमय व्यापार के लिए निगमित संरचना द्वारा निर्देशित तंत्र बनाया जाता है, जिसमें प्रतिभूतियों का जारी किया जाता है, ऋण पत्र, प्रतिभूतियों का खरीदारी बिक्री एवं वित्तीय मध्यस्थ का वित्तीय बाजारों का प्रतिभूति होते हैं। मतलब जहाँ पे वित्तीय से संबंधित प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है, उसका क्रय विक्रय किया जाता है, उससे संबंधित हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फिनेंशियल मार्केट में। फिनेंशियल मार्केट को दो भाग होता है, पहला फिनेंशियल मार्केट का दो भाग होता है, पहला है मनी मार्केट एंड सेकेंड है कैपिटल मार्केट। हम लोग मनी मार्केट को कहते हैं क्या, मुद्रा बाजार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं ना। और कैपिटल मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूंजी बाजार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पूंजी बाजार कहते हैं। चलिए देखते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या क्या अंतर होता है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। मुद्रा बाजार में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल पेपर के बारे में। किसके बारे में, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ते हैं ना। जो कॉमर्शियल पेपर होता है, वाणिज्यिक पत्र होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कॉल मनी के बारे में, पढ़ते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सीडी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये सीडी, या इसको हम लोग डीसी भी कह सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ते हैं ना। एक आता है सीपी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल पेपर, जो हम लोग ऊपर में लिखे कॉमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ते हैं। इसी में हमारा आता है क्या, ट्रेजरी बिल आता है, ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग खजाना बिल भी कहते हैं ना। तो हम लोग इसमें ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ते हैं, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ते हैं, डिपॉजिटरी ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ते हैं, कॉल मनी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं नोटिस मनी के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नोटिस मनी के बारे में पढ़ते हैं कि नोटिस मनी आखिर होता क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जितना हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है मनी मार्केट, है ना, जिसको कहते हैं मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार में क्या पढ़ते हैं, तो पूंजी बाजार में आता है हम लोग का शेयर मार्केट वगैरह। इसमें क्या आता है, जो शेयर मार्केट आता है ना, शेयर मार्केट वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें सेकेंडरी मार्केट हमारा आता है, सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है। कि प्राइमरी मार्केट में क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सभी इसी में आता है। इसी में हमारा आता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आता है। इसी में हमारा बॉन्ड्स वगैरह में है, इसी में बॉन्ड्स भी बारे में पढ़ते हैं, डिबेंचर के बारे में पढ़ते हैं। तो आदि जितने प्रकार के जो शेयर प्रतिभूतियाँ वगैरह होती हैं वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूंजी बाजार में। इसको हम लोग कहते हैं कि मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालीन होता है। ये क्या होता है, अल्पकालिक होता है। अगर पूछा जाए कि मुद्रा बाजार किस प्रकार का होता है तो अल्पकालिक होता है। अगर पूछे कि पूंजी बाजार किस प्रकार का बाजार होता है तो ये हमारा क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। क्या होता है, ये हमारा दीर्घकालीन होता है ना। मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पूंजी बाजार हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चलिए फिर देखते हैं आगे कि अगर क्वेश्चंस पूछे कि मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, तो मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं आरबीआई। आरबीआई के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है मनी मार्केट को। जबकि पूंजी मार्केट को, मतलब कैपिटल मार्केट जो है, पूंजी बाजार है, इसका कंट्रोल करता है सेबी। कौन करता है, सेबी, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और इसको कंट्रोल करता है सेबी।
आइए देखते हैं कॉल मनी किसे कहते हैं। तो कॉल मनी क्या होता है कि जब किसी मतलब बैंकों में हैवी मात्रा में ट्रांजैक्शन लेन देन करता है, जिसको मतलब किसी कॉमर्शियल बैंक को अगर अति आवश्यक पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी अन्य व्यापारिक बैंक या आरबीआई से क्या करती है ना, वह एक दिनों के लिए क्या करती है, उधार लेती है। एक दिन के लिए उधार लेती है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉल मनी, है ना। उधार एक दिन के लिए उधार लेती है, इसको कहते हैं कॉल मनी। इसको अगर मतलब इसको 24 घंटा के अंदर मतलब 24 आवर में इस बिजनेस को किया जाता है। मतलब लेन देन जिसमें ट्रांजेक्शन होता है वो 24 आवर का होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कॉल मनी। मतलब एक दिन में इसका लेन देन क्या होता है, पूरी तरह से पूरा हो जाता है। नोटिस मनी क्या होता है, तो नोटिस मनी जो होता है वो 14 दिनों के लिए होता है। मतलब 1 से लेकर 14 दिनों के लिए नोटिस मनी होता है। इसमें जो भी लेन देन किया जाता है वो 1 से 14 दिनों के लिए किया जाता है ना। उसके बाद है कॉमर्शियल बिल। जो कॉमर्शियल बिल होता है इसमें ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है कॉमर्शियल बिल को। ये अधिकतर जो विकासशील देश होते हैं ना, तो विकासशील देश के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है जो अधिक विकसित हैं। जैसे इसमें खरीद बिक्री के लिए अधिक समय होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिविडेंड मतलब जो डेवलप कंट्री हैं वो इसका उपयोग करते हैं, किसका, कॉमर्शियल बिल का, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेजरी बिल, जिसको ट्रेजरी बिल को हम लोग लगभग कितना होता है, ये 1 साल के लिए होता है। ट्रेजरी बिल जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। मतलब इसको 3 डेट में इसको जारी किया जाता है। सबसे पहले होता है कितना, 91, 182 और 364 दिन। मतलब इसको 3 डेट में जारी किया जाता है अलग अलग। मतलब ये जो ट्रेजरी बिल होता है ये 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसका लेन देन होता है 1 साल से कम के लिए होता है। सीपी होता है हमारा कॉमर्शियल पेपर। क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर का बाजार होता है। इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें, सीडी के बारे में। कॉमर्शियल पेपर में क्या होता है कि यह मतलब कॉमर्शियल पेपर जो था वो भारत में प्रयोग में लाया गया था, है ना। जिसमें कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी होना चाहिए था। जो लिस्टेड कंपनी होता था वो स्टॉक एक्सचेंज वही कर सकता था जो 7 से 90 दिनों के लिए जारी करता था। मतलब जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो 7 से 90 दिनों के लिए जारी होता है, और जो इसमें वही व्यापार कर सकता है जो लिस्टेड कंपनी हो ना। तो जो लिस्टेड कंपनी होता है वही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इसका व्यापार कर सकता था, है ना। और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी जो होता है वो मिनिमम 7 दिनों के लिए होता है, अधिकतम 1 साल के लिए होता है। कितने दिनों के लिए, 1 साल के लिए होता है। इसमें मिनिमम 7 दिनों के लिए लेन देन किया जाता है और अधिकतम जाएगा, अधिकतम से अधिकतम कहाँ पे जाएगा, 1 साल के लिए जाता है हमारा, है ना। चलिए हम लोग कॉल मनी के बारे में देख लिए, नोटिस मनी था, और कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, सीपी और सीडी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी हमारा जो पार्ट होता है ये मनी मार्केट का पार्ट होता है, जिसको हम लोग मुद्रा बाजार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग इसमें 2 पार्ट होता है, संगठित भी होता है और असंगठित, जिसको संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं और असंगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। तो संगठित मुद्रा बाजार के बारे में और असंगठित मुद्रा बाजार के बारे में देखते हैं कि क्या होता है संगठित और चलिए पहला देखते हैं संगठित मुद्रा बाजार। तो संगठित मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, तो वह बाजार जो सरकारी नियमों से नियंत्रित व नियमित होता है तथा व्यवस्थित होता है ना। मतलब कह सकते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार जो होता है वो सरकारी मतलब वैधानिक रूप से क्या होता है ना, वैधानिक रूप से ये होता है, जिसमें सरकारी नियम होता है और इसके जो भी नियंत्रित होता है वो सरकारी नियमों के द्वारा नियमित और नियंत्रित होता है, व्यवस्थित भी होता है, जो एक बाजार से दूसरे बाजार में निधियों का हस्तांतरण करने के लिए सहज और सस्ती प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हम लोग कह सकते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार की सहायता से हम लोग एक बाजार से दूसरे बाजार में क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका पूर्ण स्वामित्व में किसी प्रकार से कोई गलती नहीं होता है। इसमें वैधानिक तरीके से इसमें बाजार वगैरह किया जाता है। इसमें जो हमारा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, इंटरेस्ट वगैरह जो मिलता है वो एक निश्चित अमाउंट में मिलता है। 9% होगा, 10% होगा, 11% होगा, वो कुछ भी होगा, एक निश्चित अमाउंट में होगा। अचानक इसमें बढ़ता घटता नहीं है ना, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संगठित होता है। इसमें कुछ नियम कानून के आधार पे इसको चलाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं संगठित मुद्रा बाजार। दूसरा हमारा होता है क्या, असंगठित मुद्रा बाजार। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि असंगठित मुद्रा बाजार में क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नियम वगैरह वैधानिक तरीका से इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। क्या होता है कि असंगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा उधारदाता देसी बैंकर, व्यापारी, साहूकार, महाजन, मर्चेंट या भूस्वामी या बंधक दलाल द्वारा सम्मिलित होता है, जिसके कारण अगर हम इसमें अगर किसी प्रकार से अगर मुद्रा वगैरह को लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट जो होता है
वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो संगठित मुद्रा बाजार की अपेक्षा असंगठित मुद्रा बाजार में जो इंटरेस्ट लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये असंगठित है। इसमें प्राइवेट लोगों का हाथ होता है। कौन कौन से आगे थे इसमें? हमारा मर्चेंट था, महाजन था, साहूकार था, बैंक था, दलाल आदि वगैरह आते, जिसके कारण से इसमें अधिक ऋण की जोखिम होती है। अगर हमारा बोला जाए कि संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार कौन सिक्योर है, तो संगठित मुद्रा बाजार हमारा क्या होता है? सिक्योर होता है, जबकि असंगठित मुद्रा बाजार सिक्योर नहीं होता है। इसमें जोखिम का रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें जोखिम का खतरा ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा होता है। जबकि इसमें क्या होता है? संगठित में जोखिम क्या होता है? जोखिम हमारा कम होता है। किसमें? संगठित मुद्रा बाजार में। और असंगठित मुद्रा बाजार में जोखिम हमारा ज़्यादा होता है। संगठित की अपेक्षा असंगठित में ऋण भी ज़्यादा लगता है और संगठित में ऋण कम लगता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार इसमें जो ऋण वगैरह होता है क्या होता है? खुले ओपन तौर पे होता है। और असंगठित में क्या होता है? जो भी ऋण वगैरह लिया जाता है वो मतलब गोपनीय रखा जाता है ना, कि किसी प्रकार को उसको मतलब बाहर उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार होता है। संगठित मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। क्या? म्यूचुअल फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड है, सेबी है, उसके बाद इसमें क्या है? प्रोविडेंट फंड वगैरह है, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी आते हैं वो सम्मिलित हैं। इसमें स्वीकृति भी मिलती है, निवेश वगैरह सब इसमें होता है ना। जबकि ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये साहूकारों द्वारा इसमें चलाया जाता है, जिसके कारण से ये संगठित सिक्योर होता है, असंगठित सिक्योर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुद्रा बाजार का दो पार्ट में आता है कैपिटल मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट जिसको कहते हैं पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार को दो भाग में बांटा गया है। पहला आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको प्राथमिक बाजार भी कहते हैं, प्राथमिक बाजार कहते हैं, और इसको द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक बाजार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी बाजार होता क्या है। तो प्राइमरी बाजार में क्या होता है कि जो भी फर्म या कंपनी क्या करता है, सर्वप्रथम नवनिर्गमित अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब इसमें जो होता है ना कि नवनिर्गमित अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। जबकि द्वितीयक में क्या होता है कि जो पहले से निर्गमित होता है अंश वगैरह, शेयर वगैरह, उसी को खरीद बिक्री पुनः किया जाता है। इसमें जो निवेशक होता है और जो खरीदने वाला होता है वो दोनों का डायरेक्टली संबंध होता है। किसमें? प्राथमिक बाजार में। जबकि द्वितीयक बाजार में क्या होता है कि कोई भी ब्रोकर्स वगैरह, दलाल वगैरह के थ्रू इसमें काम को किया जाता है। प्राथमिक बाजार में क्या होता है कि कंपनी पूंजी बाजार या निवेशकों के व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से समाहित होता है, जबकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से समाहित होता है। पूंजी बाजार में, प्राथमिक में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से समाहित होता है और द्वितीयक बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्राथमिक पूंजी बाजार अंशों व ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का केवल क्रय किया जाता है, इसमें विक्रय नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जो भी मतलब नवनिर्गमित अंश वगैरह होते हैं, ऋण पत्र वगैरह होते हैं, जो मतलब निर्माण किया जाता है, सिर्फ इसमें बेचा जाता है, इसमें विक्रय किया जाता है, मतलब खरीदा इसमें नहीं जाता है। जबकि द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या होता है? इसमें खरीद और बिक्री दोनों किया जाता है। मतलब पूंजी बाजार में एक पुराने निर्गमित जो अंश वगैरह होते हैं उसी का पुनः लेन देन और खरीद बिक्री किया जाता है ना। प्राथमिक पूंजी बाजार देश के पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। जो प्राइमरी मार्केट होता है वो देश में क्या होता है ना कि देश में जो आर्थिक निर्माण होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। जबकि द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से करता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से सहायता हमारा करता है। कौन? पूंजी बाजार, प्राइमरी बाजार, है ना, प्राइमरी मार्केट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में है कि प्राथमिक पूंजी बाजार के द्वारा निर्गमित कंपनियों को अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों के द्वारा अतिरिक्त निधियों में प्राप्ति होती है। जबकि द्वितीयक पूंजी बाजार में द्वारा किसी भी प्रकार का निधियों का प्राप्ति और विक्रय होता है ना। इसका एक लास्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें जो होता है ना कि जो अंश का निर्गमन होता है इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहले जो अंश निर्गमित किया जाता है तो उसमें पब्लिक को ऑफर दिया जाता है क्रय विक्रय करने के लिए, है ना। तो इसमें होता है और इसमें दलालों के माध्यम से सेकंड को होता है। इसका कंट्रोल क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट का कंट्रोल सेबी के द्वारा किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट का कंट्रोल जो भी होता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर।
आगे हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज के बारे, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। तो कहता है एशिया का सबसे प्राचीन शेयर बाजार, हम लोग एशिया का सबसे प्राचीन शेयर बाजार किसको कह सकते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थापना किया गया था। किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग देखते हैं सबसे पहले BAC क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। किसके अनुयायी में किया गया था, तो इसका था शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुआ था, है ना, जिसका नाम वर्ष 2002 में इसका BSE लिमिटेड कर दिया गया था। जब इसका स्थापना किया गया था तो सिर्फ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। इसका स्थापना 1875 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो द शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में इसका किया गया था, है ना। इसमें बोल सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो भी शेयर वगैरह का प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता था वो एशिया का सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार BAC को कहा जाता था। इसका स्थापना 1875 में ही कर दिया गया था। 1875 में देखिए, हम लोग जानते हैं कि BAC जो मतलब भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 19वीं शताब्दी में ही आ गया था। कब, 19वीं शताब्दी में ही इसका स्थापना मतलब आ गया था भारत में स्टॉक एक्सचेंज। बोलता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था वो लंदन, कौन था, लंदन में स्थापित किया गया था 1873 ईस्वी में। ये था विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज, है ना। और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन था 1875 में जो आया था BSE, जो हमारा भारत का था, है ना। तो भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। इसका मुंबई के अलावा इसका कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में भी क्या है, इसका ब्रांच है। मतलब जो 4 महानगर हैं वो चारों महानगर में इसका ब्रांच है। कहाँ कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रतिभूति, बोलता है कि इसका स्थापना किस नियम के अंतर्गत हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था वो भारतीय प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहता है स्टॉक एक्सचेंज का आशय व्यक्तियों का सम्मिलित अथवा असम्मिलित संस्था होता है जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अथवा उसमें व्यवहार करने वाले कार्यों को किया जाता है। मतलब जितने भी प्रकार के प्रतिभूति का लेन देन होता है वो सभी इसके माध्यम से किया जाता है ना। भारत में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज ये आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किस अधिनियम के अंतर्गत, तो ये अधिनियम था क्या, भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956। अगर नेतृत्व पूछा जाए तो कौन सा नेतृत्व आ जाएगा, तो बोलता है द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुआ था। किसका स्थापना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका हम लोग देखते हैं आगे कि वर्ष 1978 से 1989 के बीच में इसमें लगभग 30 अदर कंपनी को शामिल किया गया था और इसका नाम क्या कर दिया गया था, सेंसेक्स इसका नाम रख दिया गया था, है ना। सेंसेक्स इसका नाम कर दिया गया था। देखिए BAC जो था ना, BAC ये ऑनलाइन ट्रेडिंग भी किया था। ऑनलाइन इसका ट्रेडिंग जो था वो लगभग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली बोल्ट के माध्यम से 1995 में ये कंप्यूटर के द्वारा COMPUTER कंप्यूटर के द्वारा स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली का शुभारंभ किया था। कब किया था, तो 1995 में। कौन किया था, तो BAC। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब BAC स्वचालित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली कब प्रारंभ किया था, तो 1995 में किया था। 1995 में किया था स्वचालित कंप्यूटर ट्रेडिंग प्रणाली वाला BAC। मतलब बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाला यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो कंप्यूटर में स्वचालित मतलब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हम लोग देख सकते थे। वो भारत का पहला था, 1995 में किया था, लेकिन विश्व का यह दूसरा था। कि पहले विश्व का दूसरा बोल सकते हैं इसको क्या, देश का पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रारंभ किया था 1995 से। कौन किया था, तो सबसे पहले BAC के द्वारा इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि BAC का स्थापना हुआ कब और BAC अपना किस प्रकार कार्य किया और किस प्रकार अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रारंभ किया था, है ना। नेक्स्ट हमारा NEC, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज, क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका स्थापना 1992 में किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में किया गया था। तो किसके अनुयायी में किया गया था? फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया था, जो भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1994 में से मान्यता प्राप्त हुआ था। इसको मान्यता प्राप्त कब हुआ था? तो 1994 में प्राप्त मान्यता प्राप्त हुआ था। किसके थ्रू? तो भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अधीन इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। 1994 में इसका स्थापना हुआ था। 1992 में किसके थ्रू? तो ये फेरवानी समिति के अनुयायी में इसका स्थापना को किया गया था। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भी और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, जिसमें ट्रेजरी कूपन वगैरह जितने भी प्रकार का बॉन्ड वगैरह होता था, वाणिज्य पेपर जितने भी प्रकार का था, वो इसमें सब शामिल था। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाला एक्सचेंज बना था। कौन? NSE, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। NSE जो है हमारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। पहला कौन था? लंदन वाला, दूसरा बॉम्बे स्टॉक जो 1875 में स्थापना हुआ था ना, और हमारा तीसरा जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये विश्व का तीसरा अग्रणी प्रतिभूति को क्रय विक्रय करने के लिए ये बना था। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का स्थापना किया गया था भारत में म्यूचुअल फंड का स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में UTI के अधीन में इसका स्थापना किया गया था। कब? 1964 में किया गया था। म्यूचुअल फंड प्रबंधकों का विशिष्ट प्रतिभा उत्पन्न करती है, जिसमें जोखिम तथा प्रत्यायों को लाभ मिल पाता है और सामूहिक निवेश के लिए विचारधारा उसको 1930 में अमेरिका में देखा गया था, है ना। इसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पारस्परिक निधियों का एक सामूहिक निवेश होता है, जिसको हम लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है? कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु घरेलू बचतों को अधिक गतिशीलता को प्रदान करता है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, पैसा वगैरह जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? म्यूचुअल फंड में, ताकि हमारा क्या होता है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा जो रहता है वो सिक्योर रहता है ना। इसीलिए हम लोग कहता है ना कि सही है, म्यूचुअल फंड क्या है? सही है। लोग अपने निवेशों को, क्या अपनी बचत जो भी होता है तो बचत को निवेश करते हैं, किस में निवेश करना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड में, ताकि एक समय के बाद अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिले। ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड सिक्योर होता है, इसमें किसी प्रकार का पैसा डूबने वगैरह का मतलब जोखिम नहीं रहता है। हम इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक निश्चित समय के बाद इसमें हमको इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न देता है। इसका स्थापना किसके अनुयायी में किया गया था? तो 1964 में UTI के अंतर्गत में इसका स्थापना को किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेबी को कहते हैं क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम, है ना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो सेबी का स्थापना पहले ही हो गया था। कब? 1988 में हुआ था, लेकिन ये अवैधानिक तौर से हुआ था, अवैधानिक रूप से हुआ था। अवैधानिक तौर से 1988 में ही सेबी का स्थापना हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक रूप से 12 अप्रैल 1992 को आया था। वैधानिक रूप से कब आया था? 1992 को आया था। अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि वैधानिक रूप से सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1992 को, और अवैधानिक तरीके से अगर पूछा जाए तो 1988 में ही इसका स्थापना किया गया था, है ना। इसका स्थापना हो गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका स्थापना का मतलब उद्देश्य क्या था कि स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जितने भी इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, मनी वगैरह जो भी कंपनी के प्रति क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा वगैरह कहीं भी किसी भी कंपनी वगैरह में, फर्म वगैरह में, तो ये कंपनियों के प्रति सेबी क्या करता है? हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सिक्योर करती है, किसी प्रकार का इसमें नुकसान वगैरह नहीं होता। सेबी क्या करता है? निवेशकों को संरक्षण हेतु अपेक्षित अभिव्यक्ति का मानदंडों का निर्धारित कर सकता है, और साथ ही यह अप्रतिभूति बाजार में व्यवस्थित विकास एवं निवेशकों के हितों में बाजार से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों तथा सभी मध्यस्थों के निर्देश का जारी करता है। मतलब जितने भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह, स्टॉक्स वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत में करते हैं? तो सेबी के द्वारा। सेबी उन जितने भी प्रतिभूतियों का रेगुलेटरी होता है वो सबका कंट्रोल करता है। कौन करता है? तुम्हारा सेबी करता है ना। इसी के द्वारा सभी प्रकार का नियंत्रण को किया जाता है, जिसमें व्यवस्थित प्रतिभूति बाजार भी आता है, नियमित विकास भी होता है, निवेशक के हितों में संरक्षा के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? सेबी।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लें सेबी का स्थापना किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो बोलता है क्या, सेबी जो होता है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 3 के अनुसार सेबी एक निर्मित संस्था है ना, जिसका अवांछनीय उत्तराधिकारी होता है तथा इसका एक सार्वमुद्रा होता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते, बस एक समिति के रूप में इसका गठन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो शेयर वगैरह, शेयर बाजार में किसी प्रकार का लेन देन वगैरह होता है उसमें किसी प्रकार का कोई गलती ना हो, कोई किसी प्रकार का जोखिम ज़्यादा भरा ना हो, तो वो सबका रेगुलेटरी करता है। कौन करता है, सभी का सेबी ही रेगुलेटरी करता है ताकि विनिमय वगैरह सभी अच्छी तरीके से काम वगैरह हो। सेबी का कार्य क्या होता है, तो सेबी क्या करता है कि स्टॉक एक्सचेंज अथवा किसी भी अन्य प्रतिभूतियां बाजार व्यवसाय का नियंत्रण करता है। स्टॉक ब्रोकर्स एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट, निर्गमन बैंकर्स, प्रयासी निर्गमन, पंजीकरण व मर्चेंट बैंक, अभिगोपक, पोर्टफोलियो आदि का परामर्शदाता होता है। ये सभी को क्या करता है, निर्देश देता है। जो भी कंपनी अगर नया स्टॉक एक्सचेंज खोलना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करती है ना कि सेबी से क्या करती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, पंजीकृत करवाती है, उससे आदेश लेना पड़ता है कि हम इस प्रकार का कंपनी स्टॉक से संबंधित मतलब प्रतिभूति से संबंधित करना चाह रहे हैं, तो सेबी से उसका रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तभी वो मान्यता प्राप्त बाजारों में उसका लेन देन कर सकता है। इसमें और क्या होता है कि इस उपक्रम में कोष म्यूचुअल फंडों तथा सहित सामूहिक निवेशों का योजना का पंजीकरण तथा उसके कामकाज का नियंत्रण करता है। भारतीय प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे कार्य करना है तथा शक्तियों को लागू करता है जो केंद्र सरकार द्वारा उसकी सौंपे जाए। केंद्र सरकार द्वारा ये क्या होता है, सीधा कनेक्ट होता है। अब इसमें देखते हैं कि सेबी में कार्य करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं। तो सेबी में एक अध्यक्ष होता है, सेबी में एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अधिकारी तथा एक अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें वित्त मामलों का व्यवहार करने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय के अधिकारी से 2 सदस्य होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी में से 1 सदस्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो सेबी को रेगुलेट करते हैं, सेबी को संचालित करने का काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न, जिसको कहते हैं डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स इसका स्थापना सन 2000 ईस्वी में किया गया था, बीएसई के द्वारा किया गया था। सन 2002 में बीएसई के द्वारा व्युत्पन्नों के ट्रेडिंग के लिए इसको प्रारंभ किया गया था, है ना। ये आखिर जनरली होता क्या है ना, तो ये एक प्रकार का क्या होता है कि अनुबंध होता है। यह एक प्रकार का अनुबंध होता है। इसमें एक या एक से अधिक संपत्तियों का सूचकांक, घटना, कीमत, शर्त व मूल्य, अपने मूल्य, पता है, सारे कुछ इसमें क्या होता है, जोखिम का हस्तांतरण करने का जो भी परियोजना होता है वो सब उसमें एक अनुबंध के तौर पर लिखा हुआ होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये अनुबंध होता है व्युत्पन्न, है ना। इसमें जोखिम को हस्तांतरण करने के लिए एक अनुबंध को तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी संपत्ति को खरीदते हैं, तो संपत्ति को खरीदते हैं, उसके बदले में पैसा नहीं देते हैं, तो पैसा के बदले क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं। तो अनुबंध करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई पैसा देना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि व्युत्पन्न होता क्या है। जैसे ए एक व्यक्ति है, इसका एक मकान है ना। ए का मकान है जिसका कीमत 10 लाख रुपया है। कितना है, जिसका कीमत 10 लाख रुपया है। 2023 का बात कर रहे हैं, 2023 में इसका कीमत 10 लाख रुपया है और ये बेचना चाह रहा है। ए है जो अपना मकान को बेचना चाह रहा है। अब इसका मकान को बी आया और बोलता है कि हम खरीदेंगे। बी जो है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को ना, हाँ देखते, बी बोलता है कि हम तुम्हारा मकान को खरीद लेंगे। सुनिए फिर से, कहता है कि ए का एक मकान है जिसका कीमत 10 लाख रुपया है, वर्ष कौन सा है, 2023। ये बेचना चाह रहा है अपना मकान को, तो बी कहता है कि हम तुम्हारा मकान को खरीद लेंगे। तो ये बोलता है कि हम 2023 में इसका पैसा भुगतान नहीं करें, हम तो इसका पैसा 2025 में भुगतान करेंगे। वो 10 लाख नहीं करेंगे, हम इसका पैसा का भुगतान 15 लाख रुपया करेंगे। कितना, 15 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने का ये वादा करता है। तो ये दोनों में आपसी में अनुबंध हो जाता है। एक पत्र होता है, इसमें कितना का संपत्ति है, कितना डेट में पैसा को भुगतान करना है, किस प्रकार का होता है, ये सारा अनुबंध वगैरह के साथ इसमें हस्ताक्षर वगैरह भी करते हैं दोनों, है ना। तो इस प्रकार के अनुबंध करके ये इसका मकान को खरीद लेता है। कितना में, 15 लाख रुपए देने का वादा करता है। कब, 2025 में। अब समय बीतता है, तो समय बीतने के बाद जब 2025 आता है ना, तो उस समय इस मकान का कीमत ऑटोमेटिक कितना हो जाता है, 15 लाख इसको मिलता है। 15 लाख इस मकान का दाम 15 लाख देने का वादा करता है, लेकिन इसका दाम हो जाता है कितना, 20 लाख रुपया। कितना, 20 लाख रुपये हो जाता है।
तो ये क्या करता है कि मकान इसको देखा भी नहीं था वगैरह, नहीं देखा होगा, तो ये बी सीधे क्या करता है, सी को मकान बेच देता है। कितना में? सी को मकान बेच देता है ये 20 लाख में। सी को मकान बेच दिया कितना में? 20 लाख में। और इसको प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख का, और ये इसको 15 लाख रुपया दे देता है। तो जो इसमें लिखित अनुबंध होता है कि किस वर्ष में पैसा देना है, कितना है, क्या वगैरह है, वगैरह वगैरह, सारा चीज़ का अनुबंध एक कागज़ पे करता है, लिखित दस्तावेज के रूप में दोनों हस्ताक्षर करते हैं और अपने अनुबंध के आधार पे इसको मकान को बेच देता है। और समय में क्या होता है कि 2-3 साल के बाद समय का मकान का कीमत बढ़ जाता है, तो इससे बी को प्रॉफिट हो जाता है कितना का? 5 लाख का। ये अपने पास मकान को ना रख के सी को दे देता है, तो सी से पैसा लेता है और इसको ये 15 लाख रुपया लौटा देता है। तो कहे वादों के अनुसार इसमें जो लिखित करता है कि हम 2025 में आपको 10 लाख के वजह पे 15 लाख रुपया देंगे, तो वो इसको दे देता है। तो इस प्रकार का अनुबंध को हम लोग कहते हैं क्या? व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स कहते हैं। देखिए ओटेक कहते हैं क्या? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें इसका स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को किया गया था। इसका स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को किया गया था। इसमें ICICI, UTI, IFCI, IDBI का एक समूह संस्था होता है ना, जिसमें इसमें एक समूह संस्था होता है जो क्या करता है कि किसी भी बाजार में निवेशकों को सुविधा करता है। मतलब कोई निवेशक होते हैं जिसके पास पैसा का अगर कमी होता है तो वो उसको ऋण देकर उसको क्या करते हैं, सुविधा देने का काम करते हैं, ताकि वो भी अपना व्यवसाय मतलब वो उसमें इन्वेस्ट वगैरह कर सके, जिसके कारण ये कुशल सुविधाजनक मतलब जो भी निवेशक होते हैं उसको सुविधाजनक प्रदान करता है, मतलब सहायता करने का प्रदान करता है। यह एक संस्था है एक प्रकार का। ये सभी संस्था का हम लोग कहते हैं ओटेक, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को किया गया था। तो हम लोगों ने आज इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज, फिनेंशियल मार्केट जितना था, मनी मार्केट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से, जो PGT एग्जाम है वो सबकी दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक हमारा UPSC का भी है, UPSC का भी टॉपिक है। इसमें सबको अध्ययन करना होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, BSE क्या है, NSE क्या है, मनी मार्केट, पूंजी मार्केट, जितने भी प्रकार के ट्रेजरी बिल वगैरह था उन सभी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होता है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते जाए और कॉपी में फेयर करके बनाएं। थैंक यू।